नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का खास शो योर मनी लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। योर मनी में हम आपको न सिर्फ बचत करना सिखाते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी हम आपको बताते हैं। अगर आप भी योर मनी में अपना सवाल भेजना चाहते, पूछना चाहते तो हमें ईमेल करें yourmoney@nw18.com पर। आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव प्रोग्राम के दौरान फेसबुक और एक्स पर जो हमारी लाइव स्ट्रीम चल रही है वहां पर कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और आज हमारे साथ ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मठपाल साहब हैं। लगातार आते रहते हैं हमारे शो पर। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एएमएफआई के डेटा देखे आपने? जी बिल्कुल मनोज जी, नमस्कार। बिल्कुल, डेटा तो जैसे आता है तो देखना ही होता है, अपना तो काम ही वो है। और थोड़ा सा एसआईपी के नंबर थोड़े कम जरूर है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि 28,000 करोड़ के ऊपर है, तो सभी कुछ अच्छा है। लोगों का रुझान है, ईटीएफ में पैसा आ रहा है, गोल्ड में, है ना, तो सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। फ्लेक्सी कैप में निवेशक पैसा लगा रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। ये बताइए कि ये जो म्यूचुअल फंड की तरफ लोगों का रुझान है, कहीं ये थोड़ा सा मार्केट में, चूंकि आजकल अनिश्चितता ज़्यादा चल रही है, इस वजह से ज़्यादा लोग इधर आ रहे हैं, फिर मार्केट ठीक होगा तो उधर भागेंगे, ऐसा होगा क्या? मनोज जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल, हमने देखा जब मार्केट में तेजी थी तो इन्वेस्टर्स डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। शायद उनको ये लग रहा था कि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स आते हैं उससे ज्यादा तो वो रिटर्न बना पा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि सिलेक्टेड, आपने मान लीजिए उस टाइम पर जो सेक्टर्स या थीम्स, रेलवे, डिफेंस, उनके स्टॉक्स ले रखे थे और रिटर्न्स बन रहे थे। और देख रहे थे कि म्यूचुअल फंड तो डाइवर्सिफाइड होता है, अब वहां पर हम्म। तो एक ही सेक्टर नहीं हो सकता। तो ऐसा देखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो तेजी थी उसके बाद गिरावट में जो नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि 21 से लेकर सितंबर 2024 तक, 2021 से लेकर सितंबर हम्म। 2024 तक अच्छे हम्म। रिटर्न्स बने डायरेक्ट स्टॉक्स में। पर जो गिरावट में जी। नुकसान हुआ है, शायद अभी समझ में आया होगा कि हम्म। म्यूचुअल फंड्स को प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं और यहाँ पर आपको गिरावट में नुकसान थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो शायद आगे उम्मीद रखी जाएगी कि निवेशक अच्छे समय में भी म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि समझदारी भी इसी में है। अगर आप बहुत गहराई से मार्केट की स्टडी नहीं करते हैं तो फिर समझदारी भी इसी में है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने कॉलर्स का सिलसिला। हमारे साथ रवि हैं रायपुर से। 13,700 की एसआईपी करते हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू 1,40,000 रुपया अभी बना चुके हैं। 10 साल के लिए इनके लक्ष्य है। 1.5 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। बाकी सवाल रवि जी आप खुद पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है सर। हम्म। इसमें मेरे अभी वैल्यूएशन जो है वो 14 लाख है अभी की। हम्म। और मैंने HSBC मिड कैप है 2,500 रुपये पर मंथ का, कोटक फ्लेक्सी कैप है, SBI फोकस फंड है, एक्सिस मिड कैप फंड है सर, BSS का लार्ज कैप है और ICI का बैलेंस एडवांटेज फंड है। ओके। तो इसमें एक्चुअली में सर मेन पर्पज है कि मेरे पोर्टफोलियो को रिव्यू के इसमें कुछ फंड जोड़ने लायक है और कुछ हटाने लायक है। जी, तो काफी लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो लग रहा है। पंकज जी आपकी क्या सलाह है? बिल्कुल, देखिए रवि जी, आपके फंड्स सभी अच्छे हैं, लेकिन दो चीजें होती हैं, क्या फंड्स अच्छे हैं कि खराब हैं, और दूसरा आपको उनकी जरूरत है या नहीं है। तो पहली बात है, यदि हम चॉइस की बात करें तो सारी स्कीम आपने अच्छी चुनी है, लेकिन क्योंकि आप 10 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन में मतलब है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कुछ होना चाहिए। और ऐसे में क्योंकि आपके पास में कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसके जरिए भी लार्ज कैप में एलोकेशन हो रहा है। उसके अलावा मेरे एसेट लार्ज कैप फंड भी लिया हुआ है जो प्योरली एक लार्ज कैप फंड है। तो मेरी राय ये है कि मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में आप एसआईपी रोक दें और उसकी जगह पर मेरे एसेट का ही मल्टी कैप फंड ले लें। तो मल्टी कैप के जरिए आपको मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलेगा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सही रहेगा। तो स्कीम अच्छी है, पर एक बदलाव में सुझाव दे रहा हूं आपको। सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन
और जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं उसको नजरअंदाज करते हुए। दूसरी बात ये है कि आपने टारगेट लिया है 1.5 करोड़ का। 10 साल में 1.5 करोड़ रुपया आप इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन अगेन म्यूचुअल फंड रिटर्न कैसे मिलेंगे ये तो नहीं पता है फ्यूचर में। लेकिन हम जो हिस्टोरिकली देखते हैं उसके हिसाब से यदि 12% की कंपाउंडेड ग्रोथ मानकर चले तो आपके करीब जो अभी टोटल इन्वेस्टमेंट आपका है 14 लाख का, प्लस जो आप एसआईपी कर रहे हैं उसको लेकर 10 साल में करीब 74 लाख 74 लाख की उम्मीद कर सकते हैं। तो टारगेट से आप काफी दूर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऐसे 1.5 करोड़ बनाना चाहेंगे तो ये 10 साल में नहीं बल्कि आपको लगेंगे 16 साल। तो अगर 10 साल में पूरा करना है समय है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समय आपका ऐसा है कि 10 साल में ही अचीव करना है तो आपको निवेश को बिल्कुल बढ़ाना होगा। और काफी जो अभी आप 13,700 की एसआईपी कर रहे हैं उसके बजाय यदि आप करीब 48,000 पर मंथ की एसआईपी करेंगे तब जाके मुमकिन है। तो मुझे पता नहीं कि डायरेक्टली मैं कहूं कि 13,700 से बढ़ाकर आप उसको 48,000 कर दीजिए तो शायद मुमकिन ना भी हो। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना बढ़ा लीजिए और साथ में हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उसी तरह से उसको बढ़ाते रहिए ताकि आप 10 या 12 साल जब भी मुमकिन हो अपना जो 1.5 करोड़ का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसे पूरा कर पाए। जी, तो लक्ष्य बड़ा है, उसके हिसाब से आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ना ज़रूर होगा। जहां आप हैं वहां से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगले कॉलर हमारे साथ प्रकाश बिष्ट जी हैं और प्रकाश बिष्ट जी इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश से। मंथली एसआईपी 56,000 की कर रहे हैं, 14 साल में 7 करोड़ का लक्ष्य रखा है। प्रकाश जी बताइए, आपके मन में क्या सवाल है? बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। मेरा जो टारगेट है, अभी मेरे रिटायरमेंट के 14 साल बचे हैं और 14 साल में मुझे लगभग 7 करोड़ का कॉर्पस बनाना है। तो इसमें मेरे पास जो है, मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा है, इसमें एक लार्ज कैप फंड है आईसीआईसीआई और मिड कैप में एक मोतीलाल ओसवाल है, स्मॉल कैप में निप्पॉन इंडिया और बंधन स्मॉल कैप है और एक पराग पार्क का फ्लेक्स कैप है, एक मल्टी कैप है महिंद्रा मैन्युलैब, एक एचडीएफसी फोकस 30 ग्रोथ फंड है और एक टाटा डिजिटल इंडिया फंड है। तो प्लीज मेरा जरा रिव्यू कराएं सर से और बताएं कि क्या टारगेट अचीव हो सकता है। 10% स्टेप अप कर सकता हूँ सर। 10% स्टेप अप कर सकते हैं। पंकज जी बताइए, काफी वैरायटी है इनके पास। बिल्कुल, देखिए बेस जी, पहले बात करते हैं फंड्स की। फंड्स आपके सभी अच्छे हैं, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इक्विटी ओरिएंटेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं। एक आपके पास सेक्टोरल फंड है, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, लेकिन क्योंकि लंबे समय की बात हो रही है और टेक्नोलॉजी ऐसा सेक्टर है कि जहां से लॉन्ग टर्म में आप अच्छी उम्मीद रख सकते हैं, तो इसको भी आप रखें। तो जो भी स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में हैं उनमें आप बने रहें। जहां तक टारगेट का सवाल है, देखिए आपने टारगेट बहुत बड़ा लिया हुआ है। अब तक क्योंकि यदि आपने कुछ पैसा इकट्ठा किया हो और उसकी इंफॉर्मेशन आपने नहीं बताई कितना इकट्ठा हो गया है तो मदद मिल सकती है, लेकिन जो अभी आप कर रहे हैं उससे 7 करोड़ बन पाना मुश्किल है। क्योंकि अगेन मैं एक कैलकुलेशन के लिए 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चल रहा हूं और उस हिसाब से 56,000 रुपए पर मंथ की अगर ये एसआईपी आप कर रहे हैं तो 14 साल में बन पाएंगे 2 करोड़ 32 लाख। कहां 7 करोड़ की उम्मीद कर रहे हैं या टारगेट लेकर चल रहे हैं और आपका 2.5 करोड़ से भी कम बन पा रहा है 12% के हिसाब से। तो मेरी राय यह है कि आप कह रहे हैं 10% से आप बढ़ाएंगे, उससे भी गोल अचीव होना मुश्किल है। क्योंकि यदि मैं कैलकुलेट करूं तो निकल कर आ रहा है कि आपको हर साल 20% से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, और जो मैं समझ सकता हूं कि प्रैक्टिकल नहीं होता है कि हर साल आप 20% से बढ़ा पाए। तो आप क्या कीजिए, इस वक्त पर जितना मुमकिन हो सके उसे बढ़ा लीजिए, क्योंकि हर साल बढ़ाएंगे 10%, उसके बजाय इस वक्त पर कितना बढ़ाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबी अवधि में उसका फायदा मिलेगा। तो आपकी जो 56,000 की एसआईपी है उसे बढ़ाकर आप यदि 70,000 कर सके, 75,000 कर सके वो कीजिए और उसके बाद हर साल 10% से कीजिए। और जब जब आपका प्रमोशन हो, आपकी इनकम ज्यादा बढ़े, उस वक्त पर ज्यादा बढ़ाइए ताकि आप जो 7 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं उसे पूरा कर पाए। स्कीम जो है उनमें बदलाव की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट टू यू। जी, तो ये सलाह
आभास के लिए। और अब हमारे साथ आभास गुप्ता हैं जयपुर से, और आभास गुप्ता 38 साल के हैं, 53,000 की एसआईपी कर रहे हैं, और लक्ष्य जो इनके हैं वो इन्हीं से सुनते हैं। आभास जी, क्या लक्ष्य रखा है आपने, और कैसे पोर्टफोलियो आपने अपना बनाया है, और क्या सलाह आप चाहते हैं? गुड इवनिंग, मैं आभास गुप्ता जयपुर से बोल रहा हूँ, जयपुर राजस्थान जी। से। मैं जी, जी। पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करता हूँ और मेरी एसआईपी चल रही है लगभग 2014 से। एक आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप में 3,000 है, एसबीआई स्मॉल कैप में 2,000 है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 2,000 की एसआईपी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,000 की है और कोटक मल्टी कैप 3,000 है। इनमें ठीक से है। कोटक मल्टी कैप मैंने रिसेंटली इसी मंथ से चालू की है, तो ये 5 एसआईपी में कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। और अब तक मेरे पास जो कॉर्पस एक्यूमुलेट हुआ है वो है 5,87,000 का। ठीक है। मैं 38 इयर्स का हूँ, तो लगभग 20-22 साल के बाद टू बी वेरी फ्रैंक मैं पूछना चाहता हूँ कितना कॉर्पस में, यदि इसी पैटर्न से विद स्टेप अप ऑफ 10% एवरी ईयर, कितना एक्यूमुलेट कर पाऊंगा? ठीक है पंकज जी, 22 साल का टारगेट है। मनोज जी, इनकी आवाज मुझे आवाज जी की क्लियर नहीं आई थी। और जो फंड्स यहाँ पर चल रहे थे वो शायद दूसरे थे मेरे हिसाब से। जो 5 फंड्स हैं, आप मुझे बताइए मैं सही हूँ, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक मल्टी कैप फंड, ये 5 बिल्कुल फंड्स हैं सही है, आवाज के पास। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। जी। तो देखिए, अगर हम फंड्स की बात करें तो बिल्कुल फंड्स अच्छे हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा एक मैं कहूँगा कि मिड कैप फंड इनके पास नहीं है, हालाँकि मल्टी कैप के ज़रिए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप के ज़रिए आपको मिड कैप में एक्सपोज़र मिल रहा है। लेकिन यदि हो सके तो एक मिड कैप फंड और मिड कैप फंड आप और ऐड कर लें, और उसके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मेरे हिसाब से एक सही चॉइस हो सकती है, उसे आप ऐड कर सकते हैं। अब आपने पूछा कि 22 साल में कितना पैसा बनेगा? अक्सर होता ये है कि आप टारगेट सेट करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि भाई कितना होगा कि नहीं होगा, क्या करना है। आप जानना चाहते हैं कि जो आप निवेश कर रहे हैं, उससे कितना होगा, और आपके पास ऑलरेडी 5,87,000 रुपए इकट्ठा हो गया है और आप 13,000 की एसआईपी कर रहे हैं। इससे यदि हम कैलकुलेट करें तो करीब 2,25,00,000 रुपया इकट्ठा हो पाएगा 12% के सीएजीआर पर 22 साल में। और 22 साल के बाद पैसे की वैल्यू काफी कम हो जाएगी, आप समझते हैं। अगर हम आज बात करें 2,25,00,000 वो अलग चीज है, 22 साल के बाद में उसकी वैल्यू काफी कम होगी। तो इसके लिए आपको स्टेप अप भी करना चाहिए। यदि जो अभी एसआईपी कर रहे हैं, जो लमसम आपके पास है, आप सिर्फ 10% से भी स्टेप अप करते हैं तो आपका 22 साल में करीब 4 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है। तो आप कम से कम 10% से स्टेप अप जरूर कीजिए। और साथ-साथ जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म की बात हो तो महंगाई दर, इन्फ्लेशन, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जितना अधिक से अधिक हो सके बीच-बीच में जब आपकी इनकम बढ़े, जब लमसम पैसा आए आपके हाथ में, तो टॉप अप करते रहें ताकि आप बड़ा पैसे इकट्ठा कर पाएँ। पर बहरहाल कितना हो पाएगा 12% के सीएजीआर पर, मैंने आपको दोनों बात बताई। बिना स्टेप अप के 2 करोड़ 25 और 10% स्टेप अप के साथ में 4 करोड़ बनने की उम्मीद आप रख सकते हैं। 10% स्टेप अप करने के लिए तो ये खुद ही तैयार हैं, और रकम भी आपने बता दी है, संतुष्ट होंगे तो 10% करेंगे, और अगर लगेगा कि उससे भी ज़्यादा चाहिए तो स्टेप अप थोड़ा और बढ़ाएंगे। बढ़ते हैं हम भी आगे। अभय सेलार साहब सातारा से हैं, और उनकी क्वेरी आई है ईमेल से। दिलचस्प क्वेरी है। 45 साल की इनकी उम्र है, मंथली एसआईपी 53,000 की कर रहे हैं, 34 लाख रुपए जुटा चुके हैं। अब अभय जी के लक्ष्य सुनिए। 7 साल में पहले बच्चे की पढ़ाई के लिए 15 लाख चाहिए, 13 साल में दूसरे बच्चे की पढ़ाई के लिए 35 लाख चाहिए, 15 साल में पहले बच्चे की शादी करेंगे उसके लिए 25 लाख चाहिए, 20 साल में दूसरे बच्चे की शादी करेंगे उसके लिए 35 लाख चाहिए, और फिर 13 साल में इनकी रिटायरमेंट होगी, उस समय इनको 2 करोड़ रुपया चाहिए। पोर्टफोलियो में इनके पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड है, सुंदरम फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसी प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, और मिराय एसेट लार्ज मिड कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप है। तो इसके अलावा पीपीएफ में भी पैसा लगता है, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है 3 लाख रुपए का, और 10 लाख रुपए और कहीं बता रहे हैं।
तो ये है पूरी तस्वीर। पंकज जी, इनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? इनके लक्ष्यों के हिसाब से पोर्टफोलियो इनको 4 रखना होगा कि एक ही पोर्टफोलियो से ये पूरा करेंगे? मनोज जी देखिए, एक पोर्टफोलियो से भी अच्छी हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई 4-5 स्कीम सेलेक्ट कर ली और ऐसे कैलकुलेट किया कि भाई 7 साल के बाद में मेरा हिस्सा कितना हो रहा है और मुझे चाहिए कितना, जो बचेगा वो बढ़ता रहेगा और आगे दूसरे गोल के लिए काम आएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक बच्चे के लिए 4 स्कीम अलग रखेंगे, दूसरे बच्चे के लिए 4 स्कीम अलग रखेंगे, फिर आप रिटायरमेंट की अलग रखेंगे, शादी की अलग रखेंगे, तो आपके पोर्टफोलियो में 20-25 स्कीम हो जाएँगी, तो वो सही नहीं होता है। बट बहरहाल इनके पास उतनी स्कीम नहीं है और जितनी भी स्कीम है वो सभी अच्छी हैं। एक बात ज़रूर है कि स्मॉल कैप में एक्सपोज़र कम है और जब हम बात करें रिटायरमेंट की, तो गोल 7 साल के बाद है, 13 साल के बाद है, उनके लिए तो आपको लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप, छोटी मात्रा में स्मॉल कैप। बट अगर हम बात करें रिटायरमेंट की, तो स्मॉल कैप में थोड़ा और बढ़ा सकते हैं और उसके लिए एक स्कीम या तो उनके पास एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, उसमें बढ़ाएँ, या फिर एक स्कीम और मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, जैसे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड या मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड है, उसे ऐड किया जा सकता है। पर मनोज जी, ये स्कीम के अलावा ना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा, इन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के 2 करोड़ रुपए चाहिए और वो भी आज से 13 साल के बाद। 2 करोड़ में रिटायरमेंट नहीं होगा। जिस हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि इनकी इनकम कितनी है, कितना एक्सपेंस है। और यदि हम बात करें 13 साल के बाद 6% की महंगाई दर हो, तो 2 करोड़ के जो आज 2 करोड़ हैं, वो 13 साल के बाद अराउंड 94 लाख के आसपास होंगे। तो ये बात जो रिटायरमेंट की मैं कर रहा हूँ, वही बात इनकी बाकी जो गोल्स हैं, शायद उन्होंने इन्फ्लेशन को नहीं माना है, महंगाई दर को नहीं पकड़ के चल रहे हैं। और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे जितना अमाउंट ये कह रहे हैं, वो भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पर महंगाई दर की बात करें, तो वो तो बिल्कुल यहाँ पर नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो मेरी राय ये है कि एक तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टेप अप कब करें ही, कम से कम जो आप उम्मीद कर रहे हो 8-10% की आपकी इनकम हर साल बढ़ेगी, उस हिसाब से, प्लस आपको अपने गोल के हिसाब से और भी ज्यादा करना होगा। तो जितना अधिक से अधिक हो सके अभी उतना बढ़ाएं और समय के हिसाब से बढ़ाते रहें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। स्कीम में एक स्कीम जैसे स्मॉल कैप मैंने कहा ऐड की जा सकती है, अदरवाइज पोर्टफोलियो अच्छा है। महंगाई दर को आपने ख्याल नहीं रखा उसका, उसे आप जरूर मानकर चलिए, लेकर चलिए। अदरवाइज भविष्य में जब वो टारगेट के पास पहुंचेंगे, तब आपको निराशा दिखाई देगी। देखिए, तो हम लोग महंगाई की चिंता अभी करते हैं कि अभी की महंगाई की चिंता करो, लेकिन पंकज जी और ऐसे जितने भी दूसरे फंड मैनेजर्स और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स आते हैं, वो सब कहते हैं कि भविष्य की महंगाई की भी चिंता करनी है, बल्कि ज़्यादा चिंता भविष्य की महंगाई की करनी है। बहरहाल, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। योर मनी में हम ले रहे हैं अपने व्यूअर्स की क्वेरीज और कॉल्स। हमारे साथ मेहुल गोहिल हैं, अहमदाबाद से, 26 साल के हैं और 30,000 की SIP कर रहे हैं। 3,30,000 की पोर्टफोलियो वैल्यू क्रिएट कर चुके हैं। 19 लाख का इमरजेंसी फंड भी रखा है और NPS भी है 6,000 का। स्टॉक्स भी ले रखे हैं 4.5 लाख के। 5 साल में इनको घर लेना है 80 लाख का। ये सब मोटी मोटी बातें, कुछ टारगेट्स हैं। बिल्कुल नौजवान आदमी अगर इतनी प्लानिंग करके चलता है तो भविष्य बहुत अच्छा होगा। हमारे साथ सीधे जुड़े हुए फोन लाइन पर, पूछिए अपना सवाल मेहुल। सर जी, मैंने 30,000 की SIP डिफरेंट म्यूचुअल फंड में की है, तो जस्ट वो पोर्टफोलियो प्रॉपर है कि नहीं वो जानना था, और अगर चेंजेस है तो क्या चेंज करना है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में कुछ घर का प्लानिंग है, हाउस का प्लानिंग है। और ठीक है जी जी, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं, बस यही था सर। ठीक है, पंकज जी। देखिए मेहुल जी, आप बहुत यंग हैं, 26 इयर्स के हैं और अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं मेरे एक्सपीरियंस से कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा जो शायद आपके काम आएंगी। पहले हम बात करते हैं आपके जो गोल आप लेकर चल रहे हैं कि आपको एक घर लेना है 75 to 80 लाख का। आपने क्योंकि जो SIP कर रहे हैं, पहली बात बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, स्कीम्स अच्छी हैं। अगेन मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने पहले सवाल के उत्तर में भी कहा था कि कई बार स्कीम खराब होना अलग चीज है। स्कीम अच्छी होती है, पर वो आपके सुटेबल है कि नहीं है, उसे भी समझना जरूरी है। यदि आपका होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, वो सिर्फ
5-7 साल का हो तो ऐसे में इतना अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। आपने जैसे पीएसयू फंड में किया हुआ इन्वेस्टमेंट जो कि थीमेटिक फंड है, उसके बजाय यदि आप लार्ज कैप फंड में रखें या उसके अलावा अपना निवेश जो है हाइब्रिड फंड में ही रखें तो बेटर होगा। तो आपके लक्ष्य के हिसाब से जहां-जहां पर, एक तो मैंने स्पेशल कहा आपको जो पीएसयू इंडेक्स फंड है उससे आप निकल कर और डाइवर्सिफाइड फंड में रहें। उसके साथ-साथ जो दूसरे भी फंड्स हैं आपके पास में, जहां पर जैसे मिड कैप है आपके पास में, उसमें भी आप, स्मॉल कैप है आपके पास एलआईसी म्यूचुअल फंड का, उसमें भी एसआईपी आप रोक दें। कोटक का इमर्जिंग इक्विटी जो आप कोटक मिड कैप हो गया उसका नाम, उसमें भी आप एसआईपी रोकें आगे तो अच्छा रहेगा। तो यदि लक्ष्य आपका छोटा टाइम का है तो ऐसे में आपको अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं रहना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है, आपने कहा इमरजेंसी के लिए 19 लाख रुपए है। 19 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है इमरजेंसी के हिसाब से, और इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो मतलब आपने इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है वो कम जोखिम वाले फंड्स में रखा होगा जहां पर वो पैसा ज्यादा बढ़ेगा नहीं। अब देखिए उसे कहाँ रखा हुआ है, बैलेंस रखिए पोर्टफोलियो को। ऐसा भी नहीं कि 19 लाख रुपए आप सिर्फ लिक्विड फंड में रख दें, थोड़ा बढ़ना भी चाहिए। तो 2-3-4 लाख रुपए रखिए आप एफडी में या लिक्विड फंड में, बाकी का हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में आप उस पैसे को पार्क करेंगे तो आपके जो घर का लक्ष्य है उसके लिए वो काम आएगा। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि डायरेक्ट स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा आपका पोर्टफोलियो है। मेरा मानना यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक्स में आपको टाइम चाहिए होता है, रिसर्च चाहिए होती है। अगर आप सारी रिसर्च कर सकते हैं तो फिर फंड मैनेजर्स क्यों हैं? तो फंड मैनेजर्स मेरे हिसाब से अच्छा मैनेज कर सकते हैं पैसे को। तो ज्यादा करके आप यदि लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, म्यूचुअल फंड्स के जरिए करेंगे तो बेहतर होगा। और लास्ट बात यह है कि आप जो पैसा समझ रहे हैं आपका करीब 5 साल में 38 लाख रुपए के आसपास बन सकता है 12% के सीएजीआर पर, प्लस आपका जो 19 लाख रुपए है वो मदद करेगा। फिर भी जो टोटल पैसा बनेगा वो इतना नहीं होगा कि पूरा घर आप उससे खरीद पाएंगे, पर हम जानते हैं लोन अवेलेबल है। आप जितना हो सके डाउन पेमेंट कीजिए, बाकी का आप लोन लीजिए। और मैं तो कहूंगा जो पैसा इकट्ठा होगा उसमें से भी पूरा पैसा घर में मत लगाइए, कुछ पैसा अपने पास रखिए दूसरे गोल्स के लिए, और बाकी लोन के साथ डाउन पेमेंट करके आप आसानी से घर ले सकते हैं। तो दोनों चीजें चलेंगी आपकी, और दूसरे गोल्स के लिए पैसा भी बढ़ेगा, कैपिटल बनेगी, और साथ में आप घर भी ले पाएंगे। थोड़ा सा पोर्टफोलियो को कम अग्रेसिव करने की जरूरत है। जी, तो यंग लोगों के लिए जनरल सलाह भी मिल गई यहाँ पर। पंकज जी ने जो कहा मेहुल के लिए, वो सबको भी लागू होता है कि कितना एग्रेशन और कितना ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। बहरहाल समय हो रहा है पूरा, तो पंकज जी चलते चलते बता दीजिए कि आपके इस हफ्ते के टॉप 4 फंड्स कौन से हैं? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, क्योंकि अभी निवेशकों को इक्विटी के साथ में गोल्ड भी चाहिए, सिल्वर चाहिए, तो इस तरह के फंड्स अच्छे होते हैं जहां पर सब कुछ मिलेगा। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और साथ में मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड, इन फंड्स के साथ आप अपना पोर्टफोलियो बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे व्यूवर्स की क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपको बता दें कि आप चाहें तो अपनी क्वेरीज यहाँ भेज सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, या व्हाट्सएप के ज़रिए 7045220000 पर, या फिर लाइव के दौरान कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।